हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स पैन एकेडमी पे स्वागत है। एक क्राइसिस आती है तो किसी के लिए दरवाजे बंद होते हैं तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाता है, ओपन हो जाता है। कोविड के समय क्या हुआ आपको पता होगा। एमएसएमई सेक्टर जो छोटे कंपनीज थे वो तो कोविड के इम्पैक्ट को नहीं झेल पाए, बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन उन्हीं का मार्केट किसी ने खाया तो वो बड़े कंपनी थे, क्योंकि उनकी अगर प्रॉफिट आप देखिएगा तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बड़ी है। इसीलिए whenever there is a crisis happens, some people are at loss and some people finds न्यू अपॉर्चुनिटी। वही चीज़ आप देखिए इस न्यूज़ से रिलेटेड है। अब हुआ क्या है कि जब से ये इसराइल और हमास के बीच में एक वॉर स्टार्ट हुआ है गाज़ा पट्टी में, उसके बाद से एक कम्युनिटी जो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट झेल रहा है इस समय, वो है पैलेस्टीनियन कम्युनिटी। पैलेस्टीनियन कम्युनिटी जिसके पास कुछ बहुत ज़्यादा स्किल सेट्स नहीं है, वो मोस्टली इसराइल के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करके अपना रोज़गार करके अपना खाने पीने का खर्च निकाल लेते थे। लेकिन अब जब से ये पूरा वॉर हुआ है उसके बाद इसराइल के जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो पैलेस्टीनियंस लेबर को बॉयकॉट कर रहे हैं। वो अब चाह रहे हैं कि इसराइल किसी तीसरे कंट्री से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रिक्रूट करे, और उसी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लाने के प्रयास में इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन के आया है। उसी से न्यूज़ ये आया है इंडिया टुडे में कि 16,000 इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आने वाले समय में पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करने जा रहे हैं इन इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब सवाल आता है कि पहले ये पूरा मुद्दा क्या है, जिसको हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और सेकेंड पार्ट में इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग कि क्या इस नए दरवाज़ा जो इंडिया के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए खुला है इजराइल में, क्या इससे एज बीइंग अ इंडियन हमें खुश होना चाहिए या हमें एक तरीके से नाराज़ होना चाहिए, अपसेट होना चाहिए या शर्म करना चाहिए कि इतने डिफ़िकल्ट हालात में, जहाँ पे ज़िंदगी की सुरक्षा भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है, क्यों आखिरकार इतने मजबूर हो जाते हैं लोग कि चंद पैसे के लिए उन्हें इतने दूर काम करने जाना पड़ता है आज के इस एरा में। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स में इसकी एनालिसिस हम लोग करेंगे। बट पहले आप देखिए न्यूज़ क्या है कि इंडियंस जो हैं वो बहुत सालों से इजराइल जा रहे हैं। पहले वो वहाँ के बूढ़े लोगों का केयर करने के लिए एज केयर गिवर्स वो जाते थे। 1991 के बाद जब इंडिया और इजराइल की इकॉनमी इंटीग्रेट हुई है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े हैं, उसके बाद से डायमंड ट्रेडर्स और आईटी प्रोफेशनल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंडियंस इजराइल में रहते हैं। लेकिन जब से ये गाज़ा पट्टी में वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद वहाँ के जितने भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कंपनीज हैं वो कंप्लीटली पैलेस्टीनियंस को काम करने से मना कर रहे हैं, और वो अब इंडियंस को रिक्रूट कर रहे हैं सो दैट उस वैक्यूम को फिल किया जा सके। ये कुछ ग्लिम्स आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इजराइल में काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पे लगभग 3 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है इंडिया के मुकाबले। बट क्या ये जो 3 गुना पैसा उनको ज़्यादा मिल रहा है, क्या ये पैसा उनके जान से भी ज़्यादा वर्थ है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट समीर खोसला जो एक दिल्ली बेस्ड संस्था है, एक एजेंसी है जो कॉन्स्टेंटली भारत के वर्कर्स को बाहर के कंट्रीज में काम करने के लिए भेजती है, उसने कहा है कि रीसेंट लास्ट ईयर में लगभग 3500 वर्कर्स इंडिया से इजराइल गए हैं एज पर समीर खोसला, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि अब जिस तरीके से इजराइल के कंपनीज इंडिया को रिक्रूट कर रहे हैं, ये जो नंबर है, ये जो आंकड़ा है और बढ़ सकता है। अब यही मुद्दा हुआ है बेसिकली कि इजराइल के जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जहां पे इस समय लगभग 80,000 पैलेस्टीनियंस काम कर रहे हैं, अब इनका टाटा बाय बाय हो चुका है और अब इनको रिप्लेस कर किया जा रहा है इंडिया के लेबरर्स, जो आने वाले समय में 10,000 और इंडियन लेबरर्स जो हैं वो इजराइल जाने लगेंगे। तो ये पहला कुछ न्यूज़ हो गया, अब इसको एनालाइज करेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में। बट स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं on 30th of December at a very special price of 59,999। करोल बाग में बैचेस हमारे आप देख सकते हैं 30 दिसंबर को, मुखर्जी नगर में 15 जनवरी को, प्रयागराज में 27 दिसंबर और 6 जनवरी को, और बिहार की राजधानी पटना में 28 दिसंबर और 15 जनवरी को हमारे बैचेस ऑफलाइन में स्टार्ट होने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जैसा मैं पहले कह रहा था कि ऑल्दो ये 3 गुना ज्यादा कमा रहे हैं,
बट क्या ये कमाई इनकी ज़िंदगी, इनकी जान से ज़्यादा वर्थ है? अब दरअसल हुआ क्या है, देखिए इस साल की ये खबर है कि लेबनान के द्वारा एक मिसाइल अटैक जो नॉर्थ इज़राइल में हुआ था, उसमें कई लोगों की मौत हुई थी। उसमें से एक पर्सन इंडियन फॉरेनर वर्कर था, जो वहाँ पे काम कर रहा था और इसकी उम्र देखिए मात्र 30 साल की थी। तो एक तरीके से ये बेरोज़गार नौजवान था जिसको इंडिया में जॉब नहीं मिल रहा था और मजबूरन उसको किसी तरीके से इज़राइल में काम करना पड़ा। अब ये कोई सिंगल घटना नहीं है कि क्राइसिस में लोग इस तरीके से झुंड में जाते हैं काम करने। रशिया यूक्रेन वॉर के समय क्या हुआ आप सभी को पता होगा कि कैसे इंडियंस कॉन्स्टेंटली यहाँ से रिक्रूट किए गए और रशियन आर्मी के साथ इनको किस तरीके से टॉर्चरस तरीके से इनह्यूमेन कंडीशन में काम करवाया गया। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल द न्यूज़ मिनट में छपा है कि स्लेवरी जो प्रैक्टिस थी इसको कई साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन आज 21वीं सदी में एक मॉडर्न डे स्लेव्स है जो ऑफिशियली दिखता तो नहीं है बट होता है। और इसी को देखने के लिए आप मिडिल ईस्ट गल्फ में जा सकते हैं जहां पे कितने सारे इंडियन वर्कर्स और अगर आप पाकिस्तानी वर्कर्स को भी देखिएगा या बांग्लादेश के लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उन सभी को कैसे टॉर्चरस तरीके से काम करवाया जाता है। इनफैक्ट वहां पे कफाला सिस्टम चलता है और उस कफाला सिस्टम के अंदर अगर आप यहां से वहां काम करने जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं काम करिएगा तो आपको पासपोर्ट नहीं लौटाया जाएगा, जिसकी वजह से आप वहां पे फंसे रह जाते हैं। तो ये मॉडर्न डे स्लेवरी है जिसकी प्रैक्टिस की जा रही है और इसमें जो मैक्सिमम शिकार हो रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्री हो रहे हैं। अब सवाल आता है कि भारत की संविधान आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ का एक फंडामेंटल राइट सभी नागरिकों को देती है। अब इसके बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट की मेनका गांधी जजमेंट देखेंगे तो उसमें यह भी कहा गया था कि जिंदगी जीने का मतलब एक एनिमल लाइक लाइफ नहीं है जिसमें बस खाना है और सोना है। जिंदगी राइट टू लाइफ में जो लाइफ है दैट इज वर्थ लिविंग, एक डिग्निफाइड लाइफ, और डिग्निफाइड लाइफ के लिए आपको अपने खर्च के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलना ये भी आपके लिए एक अधिकार है। लेकिन जब यही अपॉर्चुनिटी आपको एक अच्छा जिंदगी जीने का भारत में नहीं मिलता है तो आपको फिर इस तरीके से भागकर किसी दूसरे कंट्री में जाना होता है। बाहर जाना कोई खराब बात नहीं है, आप जा सकते हैं। अगर आपको बाहर काम करने का मन है तो आप जा सकते हैं, उसकी भी अधिकार हमारा संविधान देता है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब कोई ऐसा क्राइसिस आता है, आप अपने जान को जोखिम लगा के वहां पे काम करने जा रहे हैं, तो आप समझिए उन लोगों की मजबूरी कि भारत में उनको इस तरीके का जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो इसी बेरोजगारी की प्रॉब्लम को जब तक हम नेग्लेक्ट करते रहेंगे तो इस तरीके की घटनाएं होते रहेंगी। अब सवाल जो सरकार की तरफ से ये आता है कि चाहे वो कोई भी सरकार हो जाए, पिछली सरकार हो जाए या इस सरकार हो जाए, सब सरकार कुछ अच्छा काम करती है, कुछ खराब काम करती है। लेकिन आजकल जो एक फैशन चल रहा है कि $5 ट्रिलियन बना देना है, $10 ट्रिलियन बना देना है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। अरे भाई साहब, ये सब चीजें ठीक है, साइज के ऊपर हम क्यों बात करें कि 5 ट्रिलियन होगा कि 10 ट्रिलियन होगा। आपकी इकोनॉमी का शेप कैसा है, क्या वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, क्या इनइक्वालिटी कम हो रही है, क्या लोगों का झोपड़ी स्लम्स कम हो रहे हैं, क्या लोगों के लिए पॉल्यूशन कम हो रहा है, क्या लोगों के लिए स्कूल की व्यवस्था ठीक हो रही है, क्या लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो उनको बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सवाल हमें शेप ऑफ द इकोनॉमी पे करना चाहिए, ना कि साइज ऑफ द इकोनॉमी पे करना चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है कि 2047 जो अमृतकाल खत्म होगा और हम विकसित भारत तो बन जाएंगे, बट वो विकसित भारत केवल कुछ लोगों के लिए विकसित भारत होगा, बाकी लोग के लिए अभी भी इस तरीके की उसी तरीके से दर्दनाक जिंदगी, जहां पे एक तरीके से कोई भी जिंदगी का ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाए। तो इसीलिए भारत सरकार को इस तरीके के पलायन पे रोक लगाना पड़ेगा, जॉब क्राइसिस के ऊपर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर भी रही है, लेकिन और भी प्रयास करने की ज़रूरत है आने वाले समय में, तभी इस पर्टिकुलर इशू को हम रोक सकते हैं। आपके क्या सजेशंस है, कैसे इस पलायन को हम रोक सकते हैं? आपके हिसाब से क्या बेटर स्कीम्स सरकार लॉन्च कर सकती है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।